ओके, तो अब इस वाले डायग्राम को दोबारा से समझते हैं। लाइट फॉल हुई, ठीक है, रिएक्शन सेंटर P680 ने लाइट एब्जॉर्ब करी, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए, हायर ऑर्बिटल में गए, ऊपर जाते ही इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ PS2 है फेओफाइटिन, उसने एक्सेप्ट किया, उसने हैंड ओवर किया प्लास्टोक्विनोन को, उसने हैंड ओवर किया साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। अब ये जब इलेक्ट्रॉन्स, जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये आपको पता है कि एनर्जी लेके एक्साइटेड हुए हैं, ठीक है। फ्लोरेसेंस में क्या था कि जब ये ऊपर गए हैं जब इलेक्ट्रॉन्स, तो मतलब इनके पास एनर्जी है। जब ये ग्राउंड स्टेट पे आएंगे तो ये एनर्जी को रिलीज करते हैं। लेकिन देखो ये एनर्जी, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर गए हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब नीचे आ रहे हैं ना, तो एनर्जी इनकी रिड्यूस होती जा रही है। यहाँ से अब ये यहाँ पे पहुंचे, एनर्जी रिड्यूस होती जा रही है। जब ये यहाँ साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास से जब गुजरते हैं ना, जब इसके थ्रू पास होते हैं ना, तो इतनी एनर्जी लूज कर चुके होते हैं जिसकी वजह से ATP सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है। अब ATP सिंथेसिस कब हुआ? जब इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे थे थ्रू द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स PC के पास पहुंच गए, PC ने P700 को अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, और P700 जो था ऑलरेडी पहले एक्साइटेड हो चुका था, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए थे PEC को, ठीक है। उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स फेरिडॉक्सिन को दिए, इसने अपने FNR को दिए। FNR ने क्या किया, NADP+ और H+ को कंबाइन करके इसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और जब उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए उसी वक्त ये न्यूट्रल फिर से हो गया, क्योंकि इसको प्लास्टोसाइनिन ने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। जैसे ये न्यूट्रल हुआ, फिर से इसने लाइट कैप्चर करी और फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, फिर ये एक्साइटेड हो गया। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, अगेन इमीडिएटली इसको प्लास्टोसाइनिन फिर से इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर देगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, फिर लाइट एब्जॉर्ब करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा, डेफिशिएंट हो जाएगा, फिर प्लास्टोसाइनिन इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये फिनोमेना आपका चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिनोमेना भी चलता जा रहा है। ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, एक्साइटेड होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसको इलेक्ट्रॉन्स कौन प्रोवाइड करता है? वाटर स्प्लिट होता है 2 हाइड्रो प्रोटॉन्स के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको न्यूट्रल कर देते हैं। फिर से ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनता है, फिर वाटर स्प्लिटिंग होती है और वो इसको जो है इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करा देता है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल हो रहे होते हैं तो ATP सिंथेसाइज हो जाता है, यहाँ पे आपका NADPH सिंथेसाइज हो जाता है। अब इस NADPH के सिंथेसाइज होने के लिए जो प्रोटॉन आया है वो कहाँ से आया है? वाटर से ही आया है। देख रहे हो, ये वाटर से ही प्रोटॉन गया, इस पे अटैच हुआ, NADPH बन गया, और यही आगे NADPH CO2 को अपना हाइड्रोजन देगा बार बार और ग्लूकोज बनवाएगा। तो जो हमने बात करी थी ना स्टार्टिंग में कि CO2 जो है वो रिड्यूस होता है और ग्लूकोज बनाता है, और हमने उस रिएक्शन में बात करी कि हम जो है हाइड्रोजन, वाटर के हाइड्रोजन को अटैच कर रहे हैं ग्लूकोज में। अल्टीमेटली वाटर के ही प्रोटॉन्स जाके अटैच हो रहे हैं, हाइड्रोजन जाके अटैच हो रहे हैं CO2 के साथ। क्यों? क्योंकि वाटर के ही प्रोटॉन्स जाके अटैच हो रहे हैं, NADPH बना रहे हैं, और NADPH अपना हाइड्रोजन देगा CO2 को और उसको रिड्यूस करेगा। अभी के लिए लाइट रिएक्शन में हमारा बस ये था कि हमारा किसी तरीके से ATP और NADPH बन जाए, जो कि दोनों काम जो होते हैं, एक टाइप का फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है नॉन साइक्लिक वाला, जिसमें दोनों चीजें सिंथेसाइज हो जाती हैं, ATP भी सिंथेसाइज हो जाता है और NADPH भी सिंथेसाइज हो जाता है। इसको नॉन साइक्लिक इसलिए कह रहे हैं कि जो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ना बेटा, ये अभी वापस नहीं आए हैं P60 के पास। जो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए वो हमेशा के लिए निकल गए, वो आगे यहाँ से जाते 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 आगे ही चले गए, वो वापस कभी नहीं आए, ठीक है। अगर वापस आए होते फ्लोरेसेंस के जैसे तो वो एक साइकिल बन जाता, ठीक है, तब हम उसे कहते हैं साइक्लिक। अभी ये नॉन साइक्लिक है। तो नॉन साइक्लिक में समझ आ गया आपको? नॉन साइक्लिक में जो PS2 होता है उसके साथ में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, PS1 के साथ वाटर की स्प्लिटिंग कभी भी नहीं होती। तो क्वेश्चन आता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS1 और PS2, इट इज एसोसिएटेड विद PS2। नाउ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ विच photosystem are responsible for synthesis of ATP? PS2। इलेक्ट्रॉन्स जब
इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ PS2 के जब पास में से गुजरेंगे तब एटीपी सिंथेसाइज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑफ PS1 है दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ NADPH। इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ करो, ये मैंने सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर से पढ़ लेना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होता है तो मुझसे पूछ लेना फिर पर्सनली, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस मैंने फोटोलिसिस के लिए वो तुम्हें समझा ही दिया है कि P680 जो होता है जब एक बार इलेक्ट्रॉन्स निकालता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। नेक्स्ट एक्साइटेशन तब तक नहीं होगी जब तक ये न्यूट्रल नहीं हो जाता। तो इस P680 को न्यूट्रल कौन करता है? ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आ रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर है क्या। अगर फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होता तो P680 एक ही बार इलेक्ट्रॉन्स देके रह जाता, ठीक है, नेक्स्ट एक्साइटेशन कर नहीं पाता। अब एक बार उसने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए PC को और PC ने दे दिए P700 को। अब नेक्स्ट टाइम जब P700 भी एक्साइटेड होगा ना तो दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसको भी न्यूट्रल करने के लिए कोई नहीं होगा, समझ रहे हो। तो NADPH का सिंथेसिस भी ब्लॉक होगा, ATP का सिंथेसिस भी ब्लॉक होगा। NADPH का सिंथेसिस तभी पॉसिबल है जब PS2 भी एक्साइटेड होता रहे, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और इसको पास न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। सो फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज एक्चुअली द क्रक्स ऑफ लाइट रिएक्शन। अगर ये कहीं ना कहीं से स्टॉप हुआ तो ये स्टॉप हो जाएगा, ये भी स्टॉप हो जाएगा, पूरा लाइट रिएक्शन जो है आपका स्टॉप हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ या एक्साइटेशन ऑफ फोटोसेंटर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। सो इट इंश्योर्स कंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH एज लॉन्ग एज लाइट इज अवेलेबल। खाली उसके फोटोलिसिस की प्रेजेंस, फोटोलिसिस होने की वजह से भी कोई फ़ायदा नहीं है कि ये वाटर का स्प्लिटिंग होती जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स तो इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन अगर उसको फोटॉन्स ही अवेलेबल नहीं होंगे रिएक्शन सेंटर्स को तो वह एक्साइटेड कैसे होंगे, ठीक है। फिर उसके पास एडिशनल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े होने से कुछ नहीं होगा। एज लॉन्ग एज सनलाइट इज अवेलेबल तब तक ही फोटोलिसिस का असर दिखेगा, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट ये है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है। दो वाटर मॉलिक्यूल्स के फोटोलिसिस से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एनवायरनमेंट में रिलीज होता है जो कि हमारा ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, ऑल दी ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपके ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का लेवल जो है एटमॉस्फेयर में 21% कैसे रहता है? जितना रोज़ के रोज़ एनिमल्स, प्लांट्स सारे के सारे ऑक्सीजन को यूज़ करते रहते हैं, उसको CO2 में कन्वर्ट करते रहते हैं, फिर भी 21% इसीलिए रहता है क्योंकि दिन में जितना फोटोसिंथेसिस होता है उससे ऑक्सीजन निकलती जाती है, ठीक है। थर्ड इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो प्रोटॉन्स आते हैं ना NADPH फॉर्मेशन के लिए, वो भी आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर से ही आते हैं।